अच्छा जी, HPLC मेथड की वैलिडेशन टॉपिक है। पहले हमने डिस्कशन थोड़ी सी क्लास में की हुई है। HPLC मैंने आपको दिखाई थी, उसकी वर्किंग सारी क्या होती है, कैसे वर्किंग करता है वो, और इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम ड्रग की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं इन प्लाज्मा। स्टार्ट में जो प्रैक्टिकल्स थे उसमें हमने पहले ये प्रैक्टिस की लैब के अंदर, ये कि हम प्लाज्मा में से ड्रग की एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ये ड्रग के अंदर प्लाज्मा में अगर एक ड्रग या किसी पेशेंट का सैंपल लिया हुआ है और हमें पता है कि इसने ड्रग ये वाली दी है, तो उसने कितने टाइम पे जो सैंपल लिया था उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन, तो उस कंसंट्रेशन को क्वांटिफाई करने के लिए बेसिकली हम HPLC मेथड यूज करते हैं। HPLC थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। फिर जो मेथड हम बनाते हैं HPLC के ऊपर, जिस मेथड के थ्रू हमने कंसंट्रेशन फाइंड करने हैं, उस मेथड को वैलिडेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन मीन के आप जो कंसंट्रेशन वो मेथड बता रहा है, क्या उतनी ही कंसंट्रेशन उसके अंदर है या कोई और कंसंट्रेशन भी हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक सैंपल है उसके अंदर कंसंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर लीटर है और मेथड जो है वो हमें बता देता है कि 100 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर 100 है या 20 है या कितनी, या जो 100 मिलीग्राम इसने बताई है ये ठीक बताई है या गलत बताई है। ठीक है, उसके लिए फिर एक पूरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम नॉन कंसंट्रेशन डाल के सैंपल में उसको फिर क्वांटिफाई करके देखते हैं डिफरेंट मेथड्स के, डिफरेंट जो है वो उसका फिर टेस्ट लगाते हैं कि ये कंसंट्रेशन जो है, ये जो हमने कंसंट्रेशन डाली थी सैंपल में वो कितनी है और जो हमें ये मेथड बता रहा है वो कितनी है, और उसमें हमारे लिए कितनी जो रेंज है वो एक्सेप्टेबल है, कि अगर इसमें वेरिएशन कितनी ज़्यादा है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम कहेंगे कि हाँ ये मेथड ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक 20 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है और मेथड उसको 21 बता रहा है या 22 बता रहा है या 18 या 19 जितनी भी बता रहा है, तो वो हम कहेंगे कि ये ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, अगर एक ही सैंपल को हम 2-3 दफा रन करेंगे तो उसमें भी जो कंसंट्रेशन आएगी वो भी वेरी करेगी। ठीक है, डिफरेंट आएगी। ठीक है, प्लस आज का जो काम है कि हमने एक सैंपल रन किया, एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया और उसी कैलिब्रेशन कर्व को यूज करके उसी सैंपल की कंसंट्रेशन देखी, तो वो भी डिफरेंट आती है। तो वैलिडेशन क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको ना, प्रेजेंटेशन डिस्प्ले पे आ रही है प्रेजेंटेशन? यस अच्छा सर। चलिए, ठीक ठीक है। अच्छा जी, वैलिडेशन ऑफ HPLC मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, HPLC मेथड ये डिस्कस कर चुके हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी one of the most widely used technique for identification, quantification and purification of mixtures of organic compound. ये हम इसको कर चुके हैं पहले। Components of a mixture are partition between an adsorbent, ये उसकी जो ये सारा उसका लेआउट है, कार्बन बॉटल्स हैं, ये आपके प्रैक्टिकल की कॉपी पे भी लगाई होगी इस तरह की फिगर। एनालिटिकल मेथड क्या होता है? एनालिटिकल टेक्निक इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड और ए केमिकल एलिमेंट। ये कंसंट्रेशन एक हमारे पास अगर एग्जांपल आ गया तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन है उस कंपाउंड। ठीक है, मेथड वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेथोडोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल एनालिटिकल डाटा, कि जो मेथड हमने डेवलप किया हुआ है क्या वो सूटेबल भी है या नहीं है फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। Method validation is the process of demonstrating that analytical procedures are suitable for their intended use and that they support the identity, strength, quality, purity, and potency of the drug substance and drug products. इसमें हम सिर्फ ड्रग की कंसंट्रेशन को ही फाइंड नहीं करते, हम इसमें हम ड्रग की स्टेबिलिटी को भी फाइंड करते हैं कि ड्रग उस प्लाज्मा के अंदर स्टेबल है भी या नहीं है। ओके, अच्छा, वैलिडेशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ आवाज नहीं क्लियर आ रही। जी जी, दानियाल कुछ पूछ रहा था। दानियाल पूछ रहे थे कुछ या? नो सर, मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, अदनान रहमत कह रहा था कि माइक बंद करवा दें। अच्छा माइक में वही मैंने म्यूट कर दिया सबको, ये हो गए बंद सारे। अब मेरे ख्याल में सारे बंद हो गए।
ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन जिसने बात करनी हो वो अपने माइक को अनम्यूट कर ले, लेकिन बिला ज़रूरत ना कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एरर्स एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल एरर्स इन द मेथड। कि एक तो सोर्स क्या है, पोटेंशियल जो एरर आ रहा है कि हम ड्रग कंसंट्रेशन डाल कुछ रहे हैं और कंसंट्रेशन आ कुछ और रही है, ठीक है। फिर ये है कि उसको हमने किस तरह पोटेंशियल एरर जो है क्वांटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल, कि वो कितना एरर आ रहा है, वो जो एरर आ रहा है क्या वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। इट डिस्क्राइब्स द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसे इन मैथमेटिकल एंड क्वांटिफाइबल टर्म। ठीक है, ये खैर जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इसका। किस तरह के मेथड्स की वैलिडेशन की जरूरत होती है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स एचपीएलसी है, जीसीएमएस है, टीएलसी है, एलसीएमएस है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, यूवी विजिबल है, इंफ्रारेड है, एनएमआर है, ठीक है। फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स हैं, पार्टिकल साइज एनालाइजर्स हैं। गाइडलाइंस अभी तक जो है वो 3 मेजर गाइडलाइंस हैं, एफडीए, आईसीएच और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी गाइडलाइंस। कि ये इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने किसी मेथड को वैलिडेट करना है तो आपने कौन-कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, उस टेस्ट का प्रोटोकॉल क्या है और उसका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है, कि किस तरह आपने टेस्ट परफॉर्म करना है और उसमें किस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब है कि आपका मेथड जो है वो सूटेबल है फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे, आपके टेस्ट प्रोटोकॉल्स पे पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर वो आपका मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। तो वैलिडेशन में जो पैरामीटर्स हम नॉर्मली करते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी इस सेशन में हम यानी इस साल वाले जो प्रैक्टिकल हैं उसमें हम सिलेक्टिविटी, कैलिब्रेशन कर्व, लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, कैरी ओवर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन और स्टेबिलिटी, ये इनकी हम वैलिडेशन की कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी एटलीस्ट 6 इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ द अप्रोप्रिएट ब्लैंक मैट्रिक्स। आपने फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन का एनालिसिस करना, ठीक है। आप एक सैंपल के अंदर वैनकोमाइसिन डालते हो और उसको आप एक्सट्रैक्शन करते हो और उसको आप रन करते हो और वैनकोमाइसिन की एक पीक आ जाती है, ठीक है। फिर उसी मैट्रिक्स के आप डिफरेंट यानी मैट्रिक्स प्लाज्मा जिसमें आपने कर रहे हैं या सीरम है, उसी तरह के मैट्रिक्स आप 6 डिफरेंट सोर्सेज से प्लाज्मा लोगे, यानी 6 डिफरेंट इंडिविजुअल्स का प्लाज्मा, ठीक है। और वो प्लाज्मा लेके आप उसको उसी तरीके से रन जो प्रोसेस करोगे जिस तरह आप एक्सट्रैक्शन करते हो, जिस तरह हम लैब में कर चुके हैं एक्सट्रैक्शन 2-3 तरीकों से। जिस मेथड से आपने वैनकोमाइसिन वाले सैंपल को एक्सट्रैक्शन की, उसी मेथड से आपने 6 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द प्लाज्मा सैंपल को एक्सट्रैक्शन कर, ठीक है। इंडिविजुअली एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड फॉर इंटरफेरेंस, कि उनको आपने फिर रन करना है बार-बार और उन सबके क्रोमेटोग्राम्स को देखना है और फिर ये देखना है कि जिस टाइम के ऊपर उस ड्रग की पीक आ रही है, उस टाइम के ऊपर प्लाज्मा ब्लैंक प्लाज्मा में क्या आ रहा है। अगर तो उस टाइम पे भी कोई और पीक आ रही है ब्लैक प्लाज्मा में भी, इसका मतलब ये है कि ये मेथड आपका सिलेक्टिव नहीं है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए जिस ड्रग का आपने एनालिसिस कर। ये किसी और ड्रग को भी एनालाइज कर रहा है या प्लाज्मा के अंदर किसी कंपोनेंट को उस टाइम के ऊपर जो है वो पीक दे रहा है। किसी और टाइम पे अगर पीक दे रहा है तो वो दैट इज फाइन। कि अगर एक पेशेंट है उसको आपने वैनकोमाइसिन चेक करना है और वो साथ ओमेप्राजोल ले रहा है, पैरास्टामोल ले रहा है, लेकिन ओमेप्राजोल की पीक किसी और टाइम पे आ रही है, पैरास्टामोल की पीक किसी और टाइम पे आ रही है, वैनकोमाइसिन वाले टाइम पे नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आपका मेथड वैनकोमाइसिन के लिए सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिविटी आपके मेथड की ठीक है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स देखना है, सपोज कि उस जिस जगह के ऊपर वैनकोमाइसिन की पीक आ रही है उस जगह पे कोई छोटी सी पीक आ रही है, थोड़ा सा आपको एक जो है ना वो एक बम सा नजर आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया है कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको हम सिलेक्टिव कहेंगे या नॉन सिलेक्टिव कहेंगे। तो उसमें फिर ये क्राइटेरिया है कि रिस्पॉन्स शुड बी लेस देन 20% ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन अभी हम करेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या होती है, कि वो सबसे लोएस्ट लेवल इन द कैलिब्रेशन कर्व जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है कि जो डिटेक्ट हो रही होती है जिसमें पीक शो करता है वो, लेकिन उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन वो होती है कि जो पीक शो कर रहा हो और उस पीक को आप क्वांटिफाई भी कर सकते हो कि ये इसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन है। तो जो लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल एक मेथड है उसकी लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर की जितनी पीक आती है उससे 20% से कम अगर पीक है उस टाइम के ऊपर, पीक का साइज उस टाइम पे 20% से कम है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। लेकिन अगर 20% से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो
इंटरफेयर कर रहा है और आपका मेथड उस ड्रग के लिए सिलेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर जब आपने ब्लैंक प्लाज्मा रन किया था तो कोई और चीज़ भी आ रही है। इसका मतलब है कि मेथड जो है वो आपका सिर्फ वैनकोमाइसिन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है, जो एक एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ब्लैंक प्लाज्मा का क्रोमेटोग्राम है। ठीक है, ये 7 मिनट्स के ऊपर थोड़ा सा एक कोई चीज़ आई है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं है इसमें और। ठीक है, ये वैनकोमाइसिन की पीक है इसके ऊपर। अब ये ऑलमोस्ट 9.1 मिनट के ऊपर वैनकोमाइसिन की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत पीक आई है। अब जब हम बाकी एक अभी हमने सिर्फ एक प्लाज्मा रन किया ना, और उसमें इस टाइम के ऊपर बिल्कुल नीचे ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, कोई पीक नहीं है इधर। अगर हम बाकी 6 सैंपल और भी रन करेंगे इसमें, क्योंकि एक का ही रिजल्ट दिया हुआ है, अगर हम बाकी 6 प्लाज्मा सैंपल रन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब है कि आपका ये मेथड वैनकोमाइसिन के लिए स्टेबल है, सिलेक्टिव है, कि ये सिर्फ वैनकोमाइसिन की पीक दे रहा है अपने टाइम के ऊपर, इसके अलावा कोई और पीक नहीं दे रहा। फिर सिलेक्टिविटी में हमने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि एक ड्रग अगर जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, नॉर्मली उसके साथ कोई और भी ड्रग्स दी जाती हैं, तो ये हो सकता है कि जिस पेशेंट का आपने सैंपल लेके एनालिसिस करना है वो साथ और भी ड्रग्स ले रहा है, तो वो वाली ड्रग इसके साथ इंटरफेयर तो नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन के साथ अगर कोई पेशेंट मेरोपेनम ले रहा है, इमीपेनम ले रहा है, तो वो उन ड्रग्स की पीक कहाँ पे आती है? उन ड्रग्स की पीक अगर तो किसी की 12 मिनट्स पे आ रही है, किसी की 11 मिनट पे आ रही है, इसके बाद आ रही है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ड्रग की उनमें से भी किसी ड्रग की पीक भी 9 मिनट पे आती है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड ठीक नहीं है आपका। फिर इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसकी पीएच को चेंज करके मोबाइल फेस की, या सैंपल प्रिपरेशन के मेथड को चेंज करके इसकी पीक को आगे पीछे करना पड़ेगा और इसको सिलेक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जी, पॉइंट क्लियर है ना? अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पीक आ रही है, जो नेक्स्ट आ रहा है वो वैनकोमाइसिन, ये फिर मेरोपेनम का सैंपल रन हुआ है। ये दोनों इकट्ठे आ गए, मेरोपेनम और इमीपेनम। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये मेरोपेनम की है। तो ये देखा कि मेरोपेनम की भी इस टाइम पे कोई पीक नहीं आ रही, और ये शायद 12 मिनट के बाद कहीं जाके आती होगी। ये 12 मिनट तक का रिजल्ट है। ठीक है, इमीपेनम की पीक इस टाइम पे आ रही है, यानी 10 मिनट्स के बाद है, और ये पीक भी इसकी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा ये कंसर्न नहीं है। हम इमीपेनम को क्वांटिफाई नहीं कर रहे इस मेथड में, हम सिर्फ वैनकोमाइसिन को कर रहे हैं। फिर हमने ये देखना है कि ये वो वाली पीक्स हैं जो हमने खुद प्लाज्मा में ड्रग डाल के तो उसको चेक किया था। ठीक है, हमने खुद ही एक प्लाज्मा लिया, उसके अंदर ड्रग डाली, डाइल्यूशंस बनाई और फिर उसको चेक किया। फिर इसमें हमने एक पेशेंट के सैंपल को भी रन करके देखना होता है कि एक्चुअल जो पेशेंट है, जो जिसने ड्रग ओरल जिसको ड्रग एडमिनिस्टर की थी और उसके प्लाज्मा सैंपल लिया हमने, तो उसमें पीक कहाँ पे आ रही है। तो ये एक वैनकोमाइसिन वाले सीरम सैंपल लिया, किसी पेशेंट को वैनकोमाइसिन दी हुई थी और उसका सैंपल लिया, और उसके अंदर जब रन किया तो उसकी पीक भी सेम टाइम के ऊपर आ गई जिस टाइम पे वैनकोमाइसिन की पीक आ रही है। ये पीक आल्दो छोटी है क्योंकि ये उसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कम है, लेकिन पीक उसकी भी एग्जैक्ट उसी शेप की और उसी टाइम पे आ रही है। इसका मतलब है कि ये मेथड जो है ये वैनकोमाइसिन के लिए सिलेक्टिव मेथड है। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये सिलेक्टिविटी है। एक तो ये कि प्लाज्मा के किसी कंपोनेंट के साथ इंटरफेरेंस नहीं है, इस टाइम पे कोई कंपोनेंट अपीयर नहीं हो रहा। दूसरा, जो नॉर्मली को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स होती है उनमें से भी किसी की पीक इस टाइम पे अपीयर नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिलेक्टिविटी ऑफ द मेथड है। अगर सपोज यहाँ पे कोई छोटी सी पीक आ भी रही होती थोड़ी सी, तो उसके लिए फिर ये वाला क्राइटेरिया कि अगर तो उस पीक का एरिया इतना कम है कि जो उसका सबसे लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है उससे 20% तक कम है, यानी सपोज कि अगर लो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का एरिया 100 होता है, तो ये अगर 18 है या 15 है, तो फिर ये इसका मतलब है कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। लेकिन अगर वो 30-40 है उसका एरिया, तो इसका मतलब है कि ये फिर रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर करेगा, कि हमें मेथड को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा मेथड के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी। ठीक है जी, ये वैनकोमाइसिन की एक स्मॉल पीक भी है, इसका क्या मतलब है? सॉरी सर, ये वैनकोमाइसिन की एक स्मॉल पीक भी है, इसका क्या मतलब है? एक लार्ज और एक स्मॉल है। जो लार्ज पीक है ये रेड कलर की है ना, ये वो वाली सर रेड पीक में है। एक छोटी भी है। रेड में छोटी पीक है? नहीं, अच्छा, इससे पहले जो आ रही है ये यस सर। बड़ी पीक से पहले जो
ये खैर कोई कंसर्न नहीं होता इस बड़ी पीक के नीचे जो है। असल काम हमारा ये इस पीक का है कि ये पीक अगर क्लियर है, अगर ये पीक इसके साथ मर्ज कर रही होती तो फिर प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन क्योंकि ये पीक खत्म होगी इसके बाद नई पीक शुरू हो रही है, तो इसका एरिया जो है वो सिर्फ इसी पीक का एरिया हो। तो ये इससे पहले रेड कलर में जो आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है कि वैनकोमाइसिन की सर इसका मतलब क्या है? ये हो सकता है कि वैनकोमाइसिन की ही कोई इम्प्योरिटी हो, या उस वैनकोमाइसिन के अंदर कोई एक्सिपिएंट ऐसा हो जिसकी ये पीक आ रही है। ठीक है, तो वो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें रूल आउट हो जाती है वैलिडेशन के। ठीक है, असल कंसर्न हमारा ये 9 मिनट से आगे पीछे कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चाहे जो अब ये आपको नजर आ रहा है, पकड़ा, ये 6 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो रहा है ये मैटोग्राम। इससे पहले वो मैंने नहीं शो किया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गन था, उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की बड़ी बड़ी पीक्स थी, वो सारी की सारी पीक्स प्लाज्मा की थी। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्टिविटी के लिए हमने सिर्फ उसी पीक को फोकस करना है जो कि उस हमारे एनालाइट पीक है। ये हमारा एनालाइट इसमें वैनकोमाइसिन। ठीक है, अब आ जाता है कैलिब्रेशन कर्व। प्रोटोकॉल क्या है कैलिब्रेशन कर्व का? मिक्स a minimum of 6 calibration concentration levels should be used in addition to blank plasma sample and zero sample. अब ये ब्लैक प्लाज्मा सैंपल और जीरो सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? ये बोर्ड के ऊपर ही हो तो फिर ही बताता है उस इस चीज पर। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि आपने 6 लेवल बनाने हैं। जब हम क्लास के अंदर भी कैलिब्रेशन कर्व बनाया था उसमें मेरे ख्याल का 6 लेवल 60 मिलीग्राम से स्टार्ट करके 30, 10, 20 या 5, 1 इस तरह करके हमने 6 डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाए। तो a minimum 6 concentration levels should be used in addition to blank plasma. Blank plasma वो है कि जिसमें हमने कोई ड्रग नहीं डाली। ठीक है, एंड जीरो सैंपल भी वही होता है कि जिसके अंदर हमने कोई ड्रग नहीं डाली आप होती। भी सबके माइक म्यूट कर दें प्लीज। सर बच्चे रो रहे हैं माइक। ठीक है जी, बच्चे भी रो रहे हैं और अच्छा म्यूट कर दिया जी सबको। ब्लैंक प्लाज्मा वो होता है कि जिसमें आप जिस तरह ये मेथड में हमने किया था सिर्फ वैनकोमाइसिन का एनालिसिस कर रहे थे। जो जीरो सैंपल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से होता है कि जी नॉर्मली हम साथ एक इंटरनल स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं। वो थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि समटाइम्स हम एक ड्रग जो है वो वैनकोमाइसिन फॉर एग्जांपल एनालिसिस कर रहे हैं, साथ हम एक और ड्रग भी ऐड कर देते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं पूरी कैलिब्रेशन कर्व में। यानी उसका जो एरिया ऑफ पीक है वो सबके अंदर सेम ही रहना चाहिए। उसकी कंसंट्रेशन सपोज हम 10 मिलीग्राम डालते हैं तो 60 मिलीग्राम वैनकोमाइसिन वाले में भी वो 10 मिलीग्राम डाला होगा और 0.5 वैनकोमाइसिन वाले में भी 10 मिलीग्राम ही डाला होगा। उसमें फिर एंड पे हम जो जो पैरामीटर यूज करते हैं कैलिब्रेशन कर्व को प्लॉट करने के लिए वो फिर इन दोनों की पीक्स का रेशो यूज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर किसी मेथड सैंपल बनाने में कोई थोड़ा बहुत कोई वेस्ट हो गया सैंपल तो अल्टीमेटली रेशो जो है वो सेम ही रहेगी कि अगर वैनकोमाइसिन वेस्ट हुई है तो साथ जो इंटरनल स्टैंडर्ड है वो भी तो वेस्ट हुआ है ना, तो उनका रिलेटिव रेशो जो है वो सेम ही रहेगी। तो जीरो सैंपल वो होता है कि जिसके अंदर आपका माइक में थोड़ा वो आवाज मुझे सब, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपने ये किया कि जी समझ नहीं आई। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम अगर वैनकोमाइसिन को देख रहे हैं, अच्छा चलिए आगे जाके इसको जब हमें कैलकुलेशन में आगे शायद थोड़ी समझ आ जाए। तो अभी सिर्फ ब्लैंक प्लाज्मा का मतलब ब्लैंक सैंपल का मतलब ये है कि जिसमें कुछ भी नहीं डला हुआ। जीरो सैंपल का मतलब है कि वो वाला सैंपल जिसमें हमने इंटरनल स्टैंडर्ड डाला था लेकिन वो ड्रग नहीं डाली थी जिसको एनालिसिस कर रहे हैं, वैनकोमाइसिन नहीं डाली थी, इंटरनल स्टैंडर्ड डाला था, तो वो जीरो सैंपल है। इसको भी फिलहाल आप इग्नोर करते हैं, ये कैलकुलेशन में शायद ये हो जाएगी। ईच कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड कैन बी एनालाइज्ड इन रेप्लिकेट्स। इनके एक कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड आपने बनाया, आपने 6 सैंपल बनाए और उनको आपने रन किया। उनको आपने सिर्फ एक दफा रन करके उसके ऊपर मुतमईन नहीं हो जाना कि जी ये ठीक है, उसको एटलीस्ट आपने 5 टाइम्स रन करना। ठीक है, द कैलिब्रेशन कर्व पैरामीटर्स शुड बी रिपोर्टेड, स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन केस ऑफ लीनियर फिट। कि स्लोप और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो भी जो y इज इक्वल टू mx प्लस b का जो इक्वेशन है वो आपने इक्वेशन रिपोर्ट करनी है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। The back calculated conservation of the calibration standards should be within plus minus 15% of the nominal values, except for LLOQ, which is
for which it should be within ±20%. At least 75% of the calibration standards with a minimum of 6 calibration standard levels must fulfill this criteria. ये सारी चीजें इसको आप स्क्रीनशॉट लेके साइड पे रख लें या इसको याद रख लें। ये जो 2 पॉइंट्स है लास्ट, बैक कैलकुलेटेड कंसल्टेशन, आज बेसिकली हमने यही करना, बैक कैलकुलेशन। ठीक है, अगर टाइम नहीं ज़्यादा दी क्योंकि 40 मिनट का सेशन है, मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, तो एक्सेल की शीट खोलते हैं जी। ये एक्सेल की शीट आ गई, इसमें मैंने पहले ही डाटा सेट बना के रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 डाटा सेट्स हैं। ये एक्सेल नज़र आ रहा है आपको? यस सर। जी सर आ रहा ठीक हो है। गया। अच्छा, अब हम पहले वाले जो डाटा है इसमें 6 कंसल्टेशन लेवल्स हैं, 60 30 10 1.5 और 0.25। ठीक है, ये कंसल्टेशन है और ये सर उनके अकॉर्डिंगली पीक एरियाज हैं। ठीक है, जो पीक का एरिया है, तो जिसकी कंसल्टेशन ज़्यादा है उसका एरिया भी ज़्यादा है, जिसकी कंसल्टेशन कम है उसका एरिया भी कम है। और इसमें हमने कोरिलेशन देखनी है, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ये आपको पहले पता है कि हमने इसके ऊपर किस तरह करना है। इंसर्ट में जाके इसको इंसर्ट, ये आ गई इसकी कैलिब्रेशन कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये। अब इसके ऊपर हमने इसकी इक्वेशन प्लॉट करनी है और इसकी आर स्क्वायर वैल्यू ऐड करनी है। ठीक, इसके ऊपर ला के क्लिक करके राइट क्लिक करें, ऐड ट्रेंड लाइन। ऐड ट्रेंड लाइन के बाद ये नीचे ऑप्शन है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू। अब सबसे पहली जो चीज देखने वाली है कि आर स्क्वायर वैल्यू क्या है इसकी, 0.998। अगर तो ये 0.998 तक हो तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। ये 999 है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा ये कैलिब्रेशन कर्व है। आर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली ही उसका एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन भी ऊपर आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। m की वैल्यू इसने बताई है 9155.2, b की वैल्यू बताई है 1181.4। b क्या है, इसका y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इस लाइन ने किस जगह पे इसको क्रॉस करना था। और m क्या है, इस लाइन की स्लोप जो कैलकुलेट करनी आती है आपको पहले ही, y इज इक्वल जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, ये वही वाली कुछ। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बैक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, अब हमारे पास एक लीनियरिटी आ गई, एक इक्वेशन भी आ गई। इस इक्वेशन को यूज करके हम अननोन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास m और b की वैल्यू हो और y और x में से एक वैल्यू हो तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें m भी आ गया हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी है हमारे पास। इस केस में तो y भी है और x भी है। लेकिन अब अगर हमें नहीं पता कि ये जो एरिया आया है ये कितनी कंसंट्रेशन का था, अभी हमने इसको 60 मिलीग्राम से रन किया ना, अब हम ये देखेंगे कि इस एरिया को यूज करके यही वाला कैलिब्रेशन कर्व हमें कितनी कंसंट्रेशन बताता है। अगर तो वो 60 ही बता रहा है इसका मतलब है कि ये ठीक है मेथड, लेकिन अगर वो कुछ और कंसंट्रेशन बताता है तो फिर ये मेथड ठीक नहीं है। इसको कहते हैं कि ये बैक कैलकुलेशन है। सेम एरिया को यूज करके आपने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया और उसी एरिया को यूज करके आपने उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट की। ठीक है, बैक कैलकुलेशन आई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं m की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज कि जो कंसंट्रेशन इस वाली इक्वेशन ने हमने दी है वो कितने परसेंट है एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या थी उस सैंपल की, 60 मिलीग्राम पर लीटर। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 99915, इतना इसको राउंड फिगर ही रहने दे। b की क्या है 1181। अब हमने ये वाली इक्वेशन बेसिकली इसके अंदर पुट करनी है। अब इसमें हमारे पास y की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइडेड बाई m। ठीक है जी,
ऐसे ही बनेगी ना इक्वेशन ये वाली, पेपर के ऊपर आप लिख के एक दफा देख लें। जी कोई एक बता दे, ठीक है, ये सर ऐसे ही बनेगी। ऐसे ही बनेगी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है इसी इक्वेशन का, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला लगाना, आपको पता है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली x की वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू क्या है, y माइनस बी। पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। y क्या है यहाँ पे, ये डाटा है, ये पीक एरिया है, ये y एक्सिस पे एरिया आ रहा है ना, तो ये y माइनस बी की वैल्यू ये है, b, ब्रैकेट को क्लोज करें, डिवाइडेड बाई m, ये m है, ठीक। और इसको आप 60.13, हमने 60 मिलीग्राम डाली और इसने हमें एग्जैक्ट 60 नहीं बताई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये उसी एरिया को भी अगर हमने कैलकुलेट किया है तो बैक कैलकुलेशन से थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई इसमें, ठीक है। अब यही वाली इसकी अब अपने परसेंटेज देखनी है कि कितने परसेंट बताया। परसेंटेज तो आपको सिंपल पता है कि जी परसेंटेज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100.219, ठीक है। इसको हम 2 डिजिट तक कर लेंगे, 1 तक कर लेंगे, तो भी हम 1 डिजिट कर, ठीक है जी। अब हमने इसी वाले इक्वेशन को ड्रैग कर लेना नीचे, यहाँ से लेके ये नीचे यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, और ये एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि इसमें m और b की वैल्यूज दी फिक्स ही नहीं नहीं किया है, कुछ। इसमें यहाँ पे m और b की वैल्यूज ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इस पूरे को नीचे इसको भी खींच लें। अब आ गई इनकी वैल्यूज भी, और ये उसने कैलकुलेट कर दिया। जब 60 था तो 60.1 का, जब 30 कंसंट्रेशन है तो ये यही वाला कैलिब्रेशन कर्व उसी एरिया को यूज करके इसको 29.6 कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह जब 10 मिलीग्राम थी तो ये इसको 10.5 कैलकुलेट कर रहा है, जब 1 थी तो 0.9 कैलकुलेट कर रहा है, 0.5 थी तो 0.4 कर रहा है, 0.4 समथिंग होगा आगे, ये थोड़ा सा 0.431 है। अब ये परसेंटेज आ रही है 81 सॉरी 100%, 98, 105, 94.5, 86.1 और 58.2। अब अगर हम उसी जगह पे जाएं कि ये वाली अगर हम खोलें, द बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड शुड बी विद इन प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू वो है कि जो आपने ऐड की हुई। अब इस बात की शायद आपको समझ आए कि प्लस माइनस 15% तक होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे कितनी है, ये प्लस माइनस 0.2% है। ये दूसरे वाली जो है ये 98.6 मीन के प्लस ये माइनस 1.4% है, ये 5.3% है, ये माइनस 13.9% है, ठीक है। यानी यहाँ तक तो ये प्लस माइनस 15% के अंदर अंदर आ रहा है। मैं बैटरी लगा लूँ। अच्छा ठीक है जी। लेकिन जो आखिरी वाला है सबसे नीचे वाली कंसंट्रेशन ये 58.2% है, तो ये बहुत ही कम है। अभी ये यहाँ तक तो ये 15% के अंदर अंदर ही वैल्यूज हैं सारी, या ज़्यादा है या कम है, ये 15% से नीचे बाहर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। ये इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगले वाला कैलिब्रेशन कर प्लॉट करें अगर हम, उसको भी जस्ट फॉर ये भी सेशन ख़त्म होने वाला, शायद 10 मिनट रह गए हैं, तो इसको जल्दी से ये वाले दो मैं कर देता हूँ। पहले वाले इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें आप। इसको आपने इंसर्ट करना है, ये प्लॉट करना है इसको, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपने इसकी ऐड ट्रेंड लाइन, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, डिस्प्ले आस्केर वैल्यू। अब ये इस केस में y की वैल्यू m की वैल्यू जो है वो है 9313 b की वैल्यू है 167.53, 167.5,
और ये वाली वैल्यू हमने वही वाली फार्मूला या इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लें। अब इसने 60.4 बताई है इस वाले डाटा में, ठीक है। तो इन सबको अगर हम नीचे ड्रैग कर लें तो ये कंसंट्रेशन इस केस में अगर आप देखें तो सारी की सारी वैल्यूज बड़ी एक्सेप्टेबल है। ये 100%, 96%, 105, 103, 100%, 99.5%, सारी की सारी वैल्यूज विद इन प्लस माइनस 15% आई, ठीक है। पहले वाले में से एक वैल्यू उसके बाहर चली गई। ये हमने 2 कैलिब्रेशन कर प्लॉट की है, ठीक है। इसी तरह बाकी के जो 3 डाटा सेट्स हैं, ये मैं आपको अभी ये वाली फाइल सेंड कर देता हूँ, उसके ऊपर एक्सेल पे भेज दूँ या स्काइप सॉरी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेज दूँ। व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, क्या ख्याल है? व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं या फेसबुक पे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपने ये इसको डाउनलोड करें और उसके बाद आप जो है ये बाकी 3 वाली कैलकुलेशंस आपने इसी तरह खुद करनी है, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है जो जो वैल्यू उस आपके एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया से बाहर आ रही है, प्लस माइनस 15% से बाहर आ रही है, उसको आपने इस तरह रेड हाईलाइट कर देना है, ठीक। तो ये करके तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, ठीक है। अब ये सेशन टाइम आउट हो रहा है और इसके बाद आपका लेक्चर भी है 2 बजे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपने बैक कैलकुलेशन करनी है बाकी 3 डाटा सेट्स की, ठीक है। सर इसको कॉपी पे भी लिखना है? इसको कॉपी पे लिखना है बिल्कुल, ठीक है ना। इसको कॉपी पे लिख लें इस तरह, या फिर ये जो आप बना लेंगे ना तो इसी के आप प्रिंट आउट लेके एक ही पेज के ऊपर आप उसको एडजस्ट करके तो उसका प्रिंट आउट लेके तो आप उसको कर लें, कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी। असल में जो कैलकुलेशन हमने करनी थी उसके ऊपर अब आगे हमने फर्दर स्टैंड लगानी है, ठीक है ना, कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है इसमें। अभी तो हमने सिंगल कैलिब्रेशन कर्व था ना, फिर हम इन 5 के ऊपर उनका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, फिर उनका आरएसडी वैल्यू देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है हमारे लिए। तो उसमें जो बेसिकली जो एंड पे शायद लाइन थी वो यही है कि at least 75% of calibration standards with a minimum of 6 calibration standard level must fulfill this criteria। कि यानी टोटल हमने अगर 10 यूज की है, ये कौन छुट्टी मांग रहा है यार? ये ऑप्शन कैसे खत्म हो सकती है यार? प्लीज इस तरह नहीं करो आप, ये मुझे नजर आना बंद हो गया, ठीक है। तो चले बहरहाल अभी आपको होमवर्क समझ आ गया, ये मैं शेयर कर लेता हूँ फेसबुक पे ही। और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो शायद मैंने लगाई नहीं, या देखता हूँ शायद लगी होगा। हो रही है रिकॉर्डिंग। यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा चलें ठीक है, फिर इसको जो है ना वो इधर ही ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग भी और ये जो है वो एक्सेल की फाइल भी, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर आपने वर्किंग करके तो कॉपी में लगाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लें, फिर इसको ख़त्म करें। सही डाटा सेट डिफरेंट मेथड से आए हुए हैं। ये डाटा सेट एक्चुअल डाटा सेट है, ठीक है ना, यानी ये वो डाटा सेट है जो कि स्टडी किसी ने की हुई है और उसने ये वाली कंसल्टेशन बना के HPLC पे रन किया था और ये पीक एरिया सबका उसमें लगाया हुआ है, ठीक है, HPLC। तो ये 6 कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, उनके 5 डिफरेंट सेट बनाए थे उसने, ठीक है। ये बेसिकली मेरा अपना काम है PhD का, तो उसमें से मैंने डाटा ले लिया क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान वही था कि उसी को मैं एक्सेस कर लूँ और वो वैलिडेटेड डाटा है तो उसको समझाना भी आसान होगा। तो ये 5 दफ़ा 5 ये ऐसा नहीं है कि एक डाटा से एक 6 सैंपल बना लिए और उनको 5 दफ़ा रन किया। ये 5 दफ़ा बनाए गए हैं डिफरेंट, ठीक है। यानी 60 मिलीग्राम वाले 5 सैंपल बने हैं, 30 वाले भी 5 सैंपल बने और उनको फिर सबको 1 बाय 1 रन किया गया और कैलिब्रेशन का प्लॉट किया गया और उस पर फिर रिजल्ट जो है वो लिए गए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलें ठीक है, फिर मैं ये इसको बंद कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ी देर तक मैं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ दोनों चीज़ें, आज का लेक्चर भी, ये वाला सेशन भी और एक्सेल की शीट भी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।